तो बच्चों यहाँ पर जो है मैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में चर्चा करूँगा। तो काइनेटिक्स क्या चीज़ है, ये अभी मेरा वीडियो खराब हो गया तो इसलिए मैं फिर से आपको समझाना चाहूँगा कि जो केमिकल काइनेटिक्स है ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, और साथ में जैसे कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा। क्लियर। तो फिजिकल केमिस्ट्री में वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो हम इसको जो है लिख देते हैं बोर्ड पे। क्लियर। तो ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with a study of rate of रिएक्शन। पहली बात रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं इसमें केमिकल काइनेटिक्स में। दूसरी बात फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। और तीसरी चीज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कहने का मतलब केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो किसी रिएक्शन के रेट को बताती है, साथ में रिएक्शन का रेट जो है वो किन चीज़ों से जो है प्रभावित हो सकता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है केमिकल काइनेटिक्स। और तीसरी चीज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जैसे कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है ऑन केमिकल काइनेटिक्स। तो कहीं ना कहीं हम इसमें जो है रेट के बारे में स्टडी करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पर डिफाइन करना जरूरी है। ओके, तो मैं बात करूँगा टाइप ऑफ रिएक्शन। on the basis of rate और स्पीड या रेट के बेसिस पर ना हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जनरली स्पीड के बेसिस पर रिएक्शनों का टाइप जो है 3 है। नंबर 1 वेरी स्लो रिएक्शन, और दूसरा टाइप बच्चों ना वो है वेरी फास्ट रिएक्शन। ओके, और जो तीसरा टाइप है वो है मॉडरेट और स्लो रिएक्शन। तो देखो जो वेरी स्लो रिएक्शन होता है ना, तो इट इज कंप्लीटेड, इट नीड डेज और मंथ, ठीक है, और सम टाइम ईयर और देयर कंप्लीशन। तो कुछ वो रिएक्शन है जो जिनको कंप्लीट होने के लिए आपको देखना होता है कि कभी कभी कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनको कंप्लीट होने में 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, या कुछ रिएक्शन ऐसी हो सकती है जिनको कंप्लीट होने में जो है महीनों लग सकते हैं, या कुछ रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है जिनको कंप्लीट होने में ईयर भी लग सकता है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं इनको वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर। और ये रिएक्शन, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन, अगर मैं बात करूँ वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है,
तो वेरी स्लो रिएक्शन इज नॉट यूजफुल इन केमिकल काइनेटिक्स में जो वेरी स्लो रिएक्शन होती है वो यूजफुल नहीं होती है, इज नॉट यूजफुल इन केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, बिकॉज क्यों रेट कांट बी मेजर, क्योंकि इन रिएक्शनों का हम रेट जो है हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिन रिएक्शनों का रेट जो है मेजर नहीं किया जा सकता है उन रिएक्शनों के बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये हुआ वेरी स्लो रिएक्शन, मतलब जिनको कंप्लीट होने के लिए 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 2-4 दिन लग जाए, या महीना भर लग जाए, या 1 ईयर लग जाए, तो ऐसी रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। इस टाइप के रिएक्शन का रेट हम मेजर नहीं कर सकते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन का मेजरमेंट करते हैं। तो जब रेट ही नहीं मेजर कर सकते हैं तो फिर वेरी स्लो रिएक्शन जो होती है वो केमिकल काइनेटिक्स में यूजफुल नहीं होती है। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरी बात करता हूँ वेरी फास्ट रिएक्शन। ओके, तो ऐसी रिएक्शन जो होती हैं these reaction takes 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 16 second for their completion. मतलब ये रिएक्शन देखो कितना स्पीड में हो रही है, मतलब 10 to the power minus 14 से 10 to the power minus 16 सेकेंड में कंप्लीट हो रही है। तो कहने का मतलब इन रिएक्शन के रेट को भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज रेट कांट बी मेजर। ओके, अब रेट नहीं मेजर कर सकते इसका मतलब केमिकल काइनेटिक्स में यूजफुल नहीं है। दैट इज not useful in kinetics। तो काइनेटिक्स में ये रिएक्शन जो है यूजफुल नहीं होते हैं। क्लियर, तो अब इनका एग्जाम्पल भी हम बता देते हैं आपको। क्लियर, तो वेरी स्लो रिएक्शन जो होता है इसका एग्जाम्पल हो सकता है रस्टिंग ऑफ मेटल का रस्टिंग वेरी स्लो प्रोसेस है और इसका रेट जो है मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन का स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स में नहीं करते हैं। ओके, अब बात करते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। तो जितनी भी आयोनिक रिएक्शन होती है ना, आयोनिक रिएक्शन जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन और सेल रिएक्शन, मतलब जो आप सेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि जैसे जो सेल रिएक्शंस होती हैं वो सारी आयोनिक नेचर की होती हैं, तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं, उनके रेट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस टाइप की रिएक्शन भी काइनेटिक्स में यूजफुल नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन, दैट इज मॉडरेट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो होती है द रिएक्शन takes place via the reaction takes place with measurable speed arc less moderate और रिएक्शन। ठीक है, तो जो रिएक्शन है जो इस स्पीड से चलें कि हम उनके रेट को मेजर कर पाए, तो वो सारी रिएक्शन जो होती है वो मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में रखी जाती है। जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वो मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। ओके, तो आगे जो है
जैसे इसमें अगर हम बात करें तो जैसे कि H2O2 का डिकम्पोजिशन करें कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो जैसे H2O2 का डिकम्पोजिशन है तो वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है और उसकी स्पीड इतनी होती है कि उस स्पीड को आप मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये 3 टाइप के रिएक्शन के बारे में मैंने डिस्कशन किया। ओके, तो अब बात करते हैं हम कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। क्लियर? अब सबसे पहली बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो बात करना चाहूँगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या चीज है, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इट इज चेंज इन concentration of reactant or product, change in concentration of reactant or product with respect to time. Okay, with inverse of stoichiometric coefficient. रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है समय के साथ साथ, और उसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो स्टोइचियोमेट्री है उसके इनवर्स के साथ, तब जो वैल्यू मिलेगी वो होगी रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि N2 प्लस 3H2 से हमने बनाया 2NH3। ओके, तो यहाँ पर देखिए भाई कि यहाँ पर अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखिए ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट आपको पता होगा कि ये क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है प्रोडक्ट। ओके, तो अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ रिएक्शन की तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, सो दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ इनवर्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री। तो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री क्या है 1, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 2। ओके, तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, D/2, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ओके, विद इनवर्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री, तो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 का इनवर्स 1 ही रह जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ पर मैं आगे भी बात करता हूँ कि H2 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो वो होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और फिर इसका इनवर्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री। तो H2 जो है ना, इसका इनवर्स क्या है, H2 का इनवर्स 3 है, तो 3 का इनवर्स 1/3 कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो भाई ये चीज़ हमें देखिए। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पर दिस इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या जाएगा यहाँ पर DNH3/D2। ओके, अब इसका स्टोइचियोमेट्री क्या है NH3 का 2, और उसका इनवर्स क्या होगा 1/2। अब देखो एक चीज और करना है, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट समय के साथ साथ बढ़ेगा या कम होगा, तो आप सोचेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि रिएक्टेंट जो है समय के साथ साथ कम होता है। तो
तो जो चीज़ कम होगा उसके आगे आपको कौन सा साइन ऐड करना है, माइनस। तो हमने रिएक्टेंट का माइनस साइन ऐड किया। ओके, H2 भी रिएक्टेंट है, ये भी समय के साथ साथ कम होगा। ओके, तो यहाँ पर भी आपको क्या ऐड करना है, माइनस। अब देखो प्रोडक्ट समय के साथ साथ बढ़ता है, तो प्रोडक्ट बढ़ता है तो प्रोडक्ट के लिए माइनस या प्लस, तो आंसर मिलेगा प्लस, क्योंकि वो बढ़ रहा है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही मेंशन है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो ये चीज़ आपको समझना है। आप देखो रेट ऑफ रिएक्शन सब इस रिएक्टेंट के लिए, इस रिएक्टेंट के लिए और इस प्रोडक्ट के लिए, सबके लिए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रहता है। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है। ओके, अब मैं बात करूँ कि जो ये वाला टर्म लिखा हुआ है ना, विदाउट स्टोइकियोमेट्रिक चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस। तो डिसअपीयरेंस कौन जो डिसअपीयर होता है उसके लिए हम बोलते हैं डिसअपीयरेंस, और जो अपीयर होता है उसके लिए बोलते हैं अपीयरेंस। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो रिएक्टेंट है वो डिसअपीयर होगा। तो रिएक्टेंट के लिए आप क्या यूज करोगे, रिएक्टेंट के लिए जो ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है इसको बोलोगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ओके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो यहाँ पर जो N2 विदाउट स्टोइकियोमेट्रिक जो भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो या तो अपीयरेंस है या तो डिसअपीयरेंस है। तो रिएक्टेंट है ना, ये वाला रिएक्टेंट है, तो इतना वाला टर्म क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब देखो यहाँ पर अगर स्टोइकियोमेट्रिक बन तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर अपीयरेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पर यही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू N2, एंड यही जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विद रिस्पेक्ट टू N2 है। यहाँ पर बात की थी ये जो इतना टर्म है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इतने टर्म को हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस। तो यहाँ पर जो H2 है ना, H2 रिएक्टेंट की साइड में है और रिएक्टेंट समय के साथ साथ डिसअपीयर होगा, इसलिए हमने इसको क्या बोलना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। ओके, तो इतना वाला टर्म विदाउट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है, डिसअपीयरेंस है या फिर अपीयरेंस का रेट है। ओके, तो ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। और यहाँ पर देखिए बच्चों जो ये वाला टर्म है ना, ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। अगर इसको हम हटा दें तो क्लियर, तो विदाउट स्टोइकियोमेट्रिक चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस। और विद इनवर्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। ओके, तो ये चीज सॉरी विद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और विदाउट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि माइनस dN2 डिवाइड बाई dt, ये क्या है, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विथ रिस्पेक्ट टू N2। ओके, और यहाँ पर जो बात करते हैं dH2 बाई dt, तो ये क्या है, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विथ रिस्पेक्ट टू H2। ओके, ये चीज। और थर्ड जो है वो बात करना चाहूँगा कि ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर जो dN3 बाई dt है, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आया। आप देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे ऐसे रिएक्शन आपको लिख के देगा एग्जाम में, ऐसे रिएक्शन लिख के देगा, फिर बोलेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 इज दिस, तो बोलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू H3 या फिर विद रिस्पेक्ट टू N2, मतलब किसी के भी रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है, या फिर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 देकर आप
आपसे पूछ सकता है कि रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ N2 बताओ या फिर रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ H2 बताओ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जे एग्जाम में भी और नीट एग्जाम में भी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको इसी में एक क्वेश्चन जो है दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ कि इन गिवन रिएक्शन N2 plus 3H2 से 2NH3 बोल दिया रेट ऑफ appearance of NH3 is 2 multiplied by 10 to the power minus 3 mole liter inverse second inverse. Okay, then find rate of reaction and also find rate of this appearance of H2। ओके, तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्वेश्चन में पूछ रखा है और आपसे ये भी पूछ रखा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन वाला एक्सप्रेशन लिखो। क्लियर? तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे कि गिवन क्या बोल रखा है, रेट ऑफ दिस अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहाँ पर क्या रेट ऑफ दिस अपीयरेंस मतलब dNH3 बाय dt, इसकी वैल्यू दे दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3 और मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, ये चीज दे रखा है। अब क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और एक चीज पूछा है, क्या पूछा है, एंड आल्सो फाइंड रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ H2। तो यहाँ पर क्या पूछा है, माइनस डी H2 बाई dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विदाउट स्टोइचियोमेट्री। हमने स्टोइचियोमेट्री को ऑफ नहीं किया, तो ये क्या है, रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ H2। ओके, माइनस साइन इंडिकेट किया है, इसलिए इंडिकेट किया है क्योंकि ये है रिएक्टेंट जो कि समय के साथ साथ कम होगा। ओके, तो अब आप क्या करोगे भाई, अब आगे चलिए, इसमें आप एक काम करो कि रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो पहले। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से लिखो, क्या रहेगा, दिस इज इक्वल टू डी N2 बाई dt और माइनस में रहेगा दिस इज इक्वल टू डी H2 बाई dt। अब देखो स्टोइचियोमेट्री, रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री का इनवर्स जो है नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस। तो इसका इनवर्स क्या है, 1/3, H2 का इनवर्स है 1/3। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस में हम 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे इनवर्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री, और आगे क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि ये समय के साथ साथ कम हो रहा है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू क्या, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 डिवाइड बाई dt, और आगे आप क्या करोगे, 1/2 ऐड करोगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये वाली वैल्यू दी है, ये वाली वैल्यू दी। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये क्या है, 1/2 dNH3 बाई dt, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 3 में जब 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 3, तो वो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू 1/2 dNH3 बाई dt। अब dNH3 बाई dt की वैल्यू कितनी है, देखिए dNH3 बाई dt की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू
1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -3 और फिर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। 2 से 2 कैंसिल तो क्या आएगा 10 टू पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, तो यहाँ से हमने क्या निकाला रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये चीज़ आप जो है राइट कर लीजिए, फिर मैं जो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ओके, तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब आगे जो है हम रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, ये चीज़ हो गया। ओके, तो अब हम निकालते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो यहाँ पर देखिए भाई, आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस with respect to H2 is minus d H2 by dt। ओके, ये चीज़ हमें ये चाहिए, तो हम इस इक्वेशन से ये चीज़ लिख सकते हैं d माइनस 1/3 और फिर d H2 by dt, दिस इज इक्वल टू 1/2 d NH3 by dt। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस d H2 by dt, दिस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, या फिर ऐसा कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, देखो 3 उधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर क्या है 1/2। ओके, और फिर TNS3 बाई dt की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -3, तो वो वैल्यू हम रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -3। तो ये कितना कैलकुलेट होकर आ रहा है, तो ये और ये कैंसिल, तो कितना आया 3 मल्टीप्लाइड बाई -3 और फिर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो हमने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 निकाला। तो आप इस तरह से जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जेई में भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट में भी, तो कहने का मतलब हर टाइप के कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, अब यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट जो है, यूनिट के बारे में बात करेंगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लास्ट पॉइंट है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज, अब वही चीज़ है ना कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन टाइम। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स, और टाइम नीचे है तो टाइम का सेकेंड इनवर्स, सेकेंड। ओके, तो ये ओवरऑल यूनिट क्या मिलेगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आपको देखने को मिलेगा। ओके, एक चीज़ और मैंने बात नहीं किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक न्यूमेरिकल बनाना था इसी चक्कर में। फिलहाल मैं ये जो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन ना, रेट ऑफ रिएक्शन ये दो तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। कितनी तरीके से, दो तरीके से, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन in
मेजरेबल टाइम इंटरवल, किसी वेरिएबल टाइम इंटरवल में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी बाई डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पर प्लस माइनस ऐड करते हैं, जहाँ पर सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है और टी क्या है डेल्टा टी क्या है टाइम में चेंज। जैसे कि एक रिएक्शन है जो 5वें सेकंड पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन ये है और 10वें सेकंड पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन ये है, क्लियर। तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको आप कैसे निकालोगे, जो 5वें सेकंड पर रेट ऑफ रिएक्शन था वो और जो 10वें सेकंड पर रेट ऑफ रिएक्शन था वो, उनमें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 5वां सेकंड और 10वें सेकंड में हम क्या करोगे 10 माइनस 5 दैट इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे 5वें सेकंड पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, 6वें सेकंड पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर मोमेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है वो है डीसी डिवाइड बाई डीटी, ओके। और यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस किसके लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और माइनस इसके लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक चीज इसमें जो है मैं ऐड करूँगा इनवर्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री एंड, ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे इनवर्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इस तरह से अब इसमें जो है इतना यूजफुल नहीं है, ये जो टर्म है ये उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन इसमें जो है यूजफुल हो जाता है, ओके। तो इस पर जो है मैंने डिस्कस किया है और मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो जेई में है वो जेई का नीट यहीं से क्वेश्चन पूछता है, इससे ना के बराबर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इससे बहुत रेयर है क्वेश्चन पूछा जाने का चांस, लेकिन ये लगातार एग्जाम में आता है। तो बस यहीं पर जो है हम लेक्चर को एंड करते हैं, तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।